तो SN2 रिएक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहले तो आ रही थी उसकी डेफिनेशन कि ये एक वन स्टेप प्रोसेस है। देखिए, जब आपने SN2 पढ़ना है ना, तो आपके माइंड में साथ साथ SN1 का भी सारा रिवीजन आनी चाहिए कि भाई यहाँ पे हमने उसके बारे में क्या पढ़ा था। एक कंपैरिजन आपने अपने माइंड में बनाना है। अगर आपने पढ़ा हुआ है इसको तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, और आपके लिए बड़ा आसान होगा इसको कंपेयर करना दोनों को। ठीक है, और साथ साथ आपकी जो ना वो रिवीजन भी होती जाएगी और आपका तैयार भी हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो इसको पढ़ लें एज सुन एज पॉसिबल। इसको लेक्चर्स भी आपके मैंने लिंक भेज दिए हैं, सारे पिछले सारे अपलोडेड हैं किसी किस्म के। तो इसको साथ साथ तैयार करें तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा, आसान रहेगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि इंशाल्लाह मैं अनकरीब जब हम प्रेजेंटेशंस वगैरह भी दूंगा तो उसका फायदा तभी है कि जब आपने इसको तैयार किया होगा। अच्छा, तो अब ये है कि ये वन स्टेप प्रोसेस है, मतलब ये एक स्टेप में होता है। ठीक है, और उसी एक स्टेप के अंदर दो काम होते हैं। दो काम क्या कि एक तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और लिविंग ग्रुप लीव होता है। देखिए, दो ही काम होने होते हैं ना एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, कि सब्स्टिट्यूशन सर रिएक्शन। आपकी आवाज सी नहीं आ रही। जी बच्चे, कोई और मुझे बताए जरा। नहीं सर, आपकी आवाज ठीक आ रही है। वो ये सर ठीक आ रही है। और ये फिर इंडिविजुअली प्रॉब्लम होता है कुछ बच्चों के इंटरनेट का। अगर मेरी तरफ से होगा तो फिर जाहिर है सबके लिए होना चाहिए। अच्छा, तो एक तो सिंपल सा काम ही होना कि जो अल्काइल हैलाइड है या जो भी सबस्ट्रेट है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और एक प्रोडक्ट बन जाएगी जो कि सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होगी। न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा और जो पहले लगा हुआ था वो लीव हो जाएगा, लीविंग ग्रुप। ठीक है, तो ये काम दोनों एक ही स्टेप में हो रहे हैं। एक ही स्टेप में ये अटैक कर रहा है और ये लग रहा है, उसी एक स्टेप के अंदर वो जो है वो लीव हो रहा है। ठीक है, तो ये जब दोनों काम एक ही स्टेप में होते हैं तो इसको हम कहते हैं ये SN2 रिएक्शन है। सही है। अच्छा, अब तो पहली बात आ गई कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है और लीविंग ग्रुप का जो ना वो लीव होना, दोनों एक ही का साइड पे होते हैं। और ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। कंसर्टेड रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में हो रहे हों, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं कंसर्टेड रिएक्शन। मसलन ये आप नीचे देखें कि एक जनरल रिएक्शन है कि न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और लिविंग ग्रुप ने निकलना शुरू किया। अब ये जो स्टेप है ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसके अंदर देखें एक बॉन्ड बन रहा है ये वाला। ठीक है, डॉटेड लाइन से जब हम बॉन्ड्स को शो करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये पार्शियल बॉन्ड है, ये कंप्लीट बॉन्ड नहीं है। पार्शियल बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि यहाँ तो बॉन्ड बन रहा है, यहाँ बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, दोनों में से कोई एक काम हो रहा है, तो दोनों को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का इसके साथ बॉन्ड बन रहा है और इसका जो इसके साथ जो बॉन्ड है वो क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप का बॉन्ड जो वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग दोनों प्रोसेस एक ही वक्त में हो रहे हों उसको हम कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये अच्छा, यहाँ पे एक मैंने लफ्ज यूज किया कि भाई ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक साइड से अटैक करता है। अब मॉलिक्यूल की बैक साइड कौन सी होती है और फ्रंट साइड कौन सी होती है? ठीक है, तो यहाँ पे हम बैक साइड से मुराद ले रहे हैं विद रेफरेंस ऑफ लिविंग ग्रुप। ठीक है, कि जिस साइड पे लिविंग ग्रुप है उसकी ऑपोजिट साइड से न्यूक्लियोफाइल जो है वो क्या कर अटैक कर रहा है। ऑपोजिट का मतलब होता है 180। ठीक है, बैक साइड का मतलब भी 180 होता है ना, कि एक फ्रंट है उसकी 180 पे 180 डिग्री पे बैक साइड है। तो जब हम बैक साइड का वर्ड यूज करते हैं कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से आ रहा है, तो बैक साइड को पिछला दरवाजा नहीं होता या कोई जो ना वो गली नहीं होती, बल्कि उसका मतलब ये होता है कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी अटैक करने की पोजीशन क्या है, वो उस तरफ से अटैक करता है जिस तरफ लिविंग ग्रुप नहीं होता। क्योंकि लिविंग ग्रुप ने जाना है, उसने आना है और दोनों काम एक ही वक्त में होने हैं, तो वो इस वजह से ऑपोजिट साइड्स पे दोनों होते हैं। ये इधर से आ रहा होता है और ये दूसरी तरफ से क्या कर रहा होता है, जा रहा होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं बैक साइड अटैक फ्रॉम न्यूक्लियोफाइल। तो ये SN2 रिएक्शन है, सिंपल सा। ठीक है, तो अब SN2 रिएक्शन में ये कुछ और चीजें आ जाती हैं, कुछ और डायग्राम्स हैं इसको मजीद समझने के लिए। देखें, ये एक जनरल एक बॉल एंड स्टिक मॉडल है। ठीक है, कि ये था, इसने इसके ऊपर लगना था, इसके ऊपर अटैक कर रहा है, इसने निकलना था, ये लिविंग ग्रुप था ये वाला। ठीक है, तो ये बॉन्ड बन रहा है ये वाला। ठीक है, और ये वाला बॉन्ड टूट रहा है। ठीक है, अच्छा, ये बाकी जो तीनों बॉन्ड है ये एक ही प्लेन में है। ठीक है, एक ही प्लेन में कैसे आए हैं उसके लिए इसके अंदर चेंज आया है।
अच्छा, एक बात याद रखें कि जो ट्रांजिशन स्टेट है उसके अंदर कार्बन जो है वो पेंटा कोऑर्डिनेटेड है। पेंटा का मतलब 5, ठीक है। कार्बन 5 ग्रुप्स के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे हरगिज ये मुराद नहीं है कि कार्बन ने 5 बॉन्ड बना रही है, नहीं, ये पार्शियल बॉन्ड है, ये आधा बॉन्ड है, ये आधा बॉन्ड है, ठीक है। टोटल बॉन्ड उसके 4 ही हैं। कार्बन कभी भी 4 से ज्यादा बॉन्ड बना नहीं सकता, ठीक है, ये हमेशा ध्यान में रखें। तो पेंटा कोऑर्डिनेटेड का मतलब ये है कि उसके 5 ग्रुप्स उसके साथ थोड़े बहुत अटैच हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उसने 5 बॉन्ड बनाए हुए हैं, बॉन्ड उसके 4 ही हैं, ठीक है। बॉन्ड 4 से मुराद होता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ठीक है। 4 उसके अपने होते हैं, 4 शेयरिंग से आते हैं, तो मैक्सिमम 8 आ सकते हैं, ठीक है। जितनी इसकी शेयरिंग ज्यादा होती जाएगी उतनी ही उसकी शेयरिंग कम होती जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेप्ट है ना, आपने वो पढ़ा हुआ थर्ड सेमेस्टर में, गालमन आपने पढ़ा होगा, फिफ्थ में भी क्वांटम में आपने पढ़ा होगा उसको, जो वेव का कॉन्सेप्ट है उसका, वेव पार्टिकल नेचर होती है इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नहीं होता, वो वेव होती है। वेव से मुराद यूं कह लें कि क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है। जितना इसका क्लाउड इस तरफ ज्यादा आ रहा है उतना इसका क्लाउड कम हो रहा है। इस सेंस में अगर आप देखेंगे तो आपको पार्शियल बॉन्ड की समझ आ जाएगी, ठीक है, कि एक बॉन्ड बन रहा है और एक टूट रहा है, ठीक है। और पेंटा कोऑर्डिनेटेड कार्बन है कि कार्बन के साथ 5 ग्रुप अटैच हुए हैं, ठीक है। अच्छा, लेकिन अब ये जो मैंने भी बात की थी कि ये वाले जो तीनों जो ऑलरेडी इसके साथ लगे हुए थे। एक्सक्यूज मी सर। जी सर ये जो पांचवा ग्रुप होगा जी सर ये जो पांचवा ग्रुप है ये टेम्परेरी ग्रुप होगा ना, क्योंकि कार्बन तो एट अ टाइम 4 ग्रुप से ही हाँ, मैंने मतलब मैंने ये उसकी जो कहा कि देखें, वैलेंसी है ये फुलफिल। देखे ना, ये दोनों इस वक्त परमानेंटली बॉन्ड नहीं हुए। एक का बॉन्ड बन रहा है और एक का टूट रहा है, यूं समझ लें कि दोनों का हाफ बॉन्ड है, इसका भी सही है हाफ है, इसका भी हाफ है। तो ये दोनों सर, का हाफ हाफ उन्होंने शेयर किया हुआ है। अब शेयरिंग हाफ हुई है। अब हाफ से मुराद ये नहीं होता कि आधा इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की सेंस में लेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि ठीक है, वो क्लाउड जो है ना उसकी शेयरिंग कम है अभी, ओवरलैप कम है अभी, इसका कम हो रहा है ओवरलैप और उसका ज्यादा हो रहा है। अच्छा, उसके बाद ये मैं कर रहा था कि भाई देखें, ये जो तीनों हैं ये एक ही प्लेन में, मतलब अगर ये कार्बन है तो ये वाला और ये वाला, ये तीनों एक ही प्लेन में है। और इधर से लिविंग ग्रुप जो था वो लीव हो रहा था, लिविंग ग्रुप जो है वो उसका बॉन्ड ऐसे टूट रहा है, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफाइल है उसका बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। तो ये जो तीनों है सॉलिड लाइन है, ये एक ही प्लेन में कैसे आई, इसके लिए उसने हाइब्रिडाइजेशन चेंज की है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन की स्टेट चेंज हुई है कि जब वो सबस्ट्रेट में था, ठीक है, जब वो सबस्ट्रेट में था तो यहाँ पे उसकी हाइब्रिडाइजेशन है sp3, ठीक है, जो कि टेट्राहेड्रल होती है। यहाँ पे इस वक्त इसकी हाइब्रिडाइजेशन दरमियान वाले कार्बन की जिसके ऊपर अटैक हो रहा है sp2 है, और प्रोडक्ट में दोबारा sp3 हो जाती है। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन का चेंज आ रहा है, इस चेंज की वजह से ये तीनों एक ही प्लेन में आए हैं, ठीक है। तो ये इन तीनों का एक ही प्लेन में क्यों है, क्योंकि ये जो यहाँ पे ये वाला कार्बन है जो बेसिकली जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। sp2 होने की वजह से वो एक ही प्लेन में आए हैं, तो जिसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है कि न्यूक्लियोफाइल एक साइड से आ रहा है, लिविंग ग्रुप एक साइड से जा रहा है। हालांकि अगर आप टेट्राहेड्रल शेप देखेंगे ना तो उसकी कोई साइड्स नहीं होती, उसमें सारे बॉन्ड एक जैसे होते हैं, सारी साइड्स एक जैसी होती हैं, उनमें आप फ्रंट और बैक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर सकते वहां पे, ठीक है। तो फ्रंट और बैक साइड का कॉन्सेप्ट तब आएगा जब आप इसको हाइब्रिडाइजेशन स्टेट चेंज करवाएंगे, इसको sp3 से sp2 में लेके आएंगे, ठीक है, प्लेन में लेके आएंगे। प्लेन से मुराद है बिल्कुल एक सीधी प्लेन में होगा, तब आप कहेंगे एक ये साइड है और एक ये साइड है, साइड आप बनाएंगे। तो बहरहाल ये एक बाय द वे बात आ गई कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का चेंज हुआ है, ठीक है। तो ये एक बेसिक डिस्क्रिप्शन थी या बेसिक कॉन्सेप्ट था SN2 मैकेनिज्म का, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। बाई मॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं ये आगे आ रहा है, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी एग्जांपल देखें, ये OH अटैक कर रहा है इसके ऊपर जो ना वो मिथाइल क्लोराइड के ऊपर, ठीक है। ये ट्रांजिशन स्टेट बनी हुई है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या है जी कि ये तीनों एक ही प्लेन में है, तीनों हाइड्रोजन, ठीक है। और ये जो है सारे की सारे एक ही प्लेन में, लेकिन ये परपेंडिकुलर है बाकियों से, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना वो ये प्रोडक्ट बन गया है और ये आपका लिविंग ग्रुप निकल गया, ठीक है। तो ये था जी SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म इन सिंपल। अच्छा, अब ये है कि जिस तरह हमने उसमें पढ़ा था कि इसका एविडेंस क्या है, कि ये जो मेरा ख्याल इसको मैंने एडिट नहीं किया, इसको मैं सही कर लूँ पहले, ठीक है, कि SN2 जो मैकेनिज्म है वो उसका क्या एविडेंस है कि वो मैकेनिज्म हो रहा है, ठीक है।
तो एविडेंस हमारे पास कहाँ से आता है, मैंने लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि एविडेंस हमारे पास आता है केमिकल काइनेटिक्स से, जिसमें हम रेट को, मॉलिक्यूलरिटी को, ऑर्डर को स्टडी करते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी इसकी 2 होती है, नाम से पता चल रहा है, इसको बाई मॉलिक्यूलर इस वजह से कहते हैं कि इसका एक ही स्टेप है और ये सारा रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रहा है और उसी एक स्टेप में 2 जो ना वो हिस्सा ले रहे हैं। एक न्यूक्लियोफाइल पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, एक ही स्टेप है जिसके अंदर ये वाला ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है इसके ऊपर और ये लीव हो रहा है, ठीक है, एक स्टेप में रिएक्शन हो जाता है। तो इस एक स्टेप में रिएक्शन होता है तो इसका एक ही स्टेप है और वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। तो उस रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, एक और ये एक 2, तो इस वजह से इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो 2 है, ठीक है। और उसके बाद ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो इसका ऑर्डर भी 2 होता है क्योंकि इस रिएक्शन का जो रेट है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब ये है कि जो रेट है SN2 का, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के, ठीक है। और रेट ऑफ SN2 रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या मतलब है इसका कि अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को 2 गुना करेंगे तो रेट भी जो है वो 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको 4 गुना बढ़ाएंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को तो ये भी रेट भी 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको करेंगे कंसंट्रेशन को, ठीक है, तो रेट भी इतना। इसी तरह अगर आप न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन भी 2 गुना करेंगे तो उससे भी रेट डबल हो जाएगा। अगर इसको आप 4 करते हैं तो वो भी 4 हो जाएगा, ठीक है। ये था कि हम एक की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, डबल कर रहे हैं और दूसरे को नहीं कर रहे। मतलब पहले आपने ये किया कि भाई आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दी उसकी, सबस्ट्रेट की डबल कर दी लेकिन न्यूक्लियोफाइल की उतनी ही रहने दी, ठीक है। तो अकेले सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन डबल करने से रिएक्शन का रेट डबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी दफा आपने ये क्या किया कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को फिक्स रहने दिया और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल किया तो उससे भी रेट डबल हो गया। तो अगर हम इन दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दें, इसकी भी कंसंट्रेशन डबल कर दें, इसकी भी डबल कर दें, तो रिएक्शन का जो रेट है वो 4 गुना बढ़ जाएगा, वो क्वाड्रुपल हो जाएगा, ठीक है। तो बहरहाल इससे हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन का रेट है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो रेट ला है वो हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिपेंड करता है जी आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे। और यहीं से हम ऑर्डर निकाल लेते हैं कि सेकंड ऑर्डर है। आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है कि रिएक्टेंट्स की तादाद जिनकी कंसंट्रेशन रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करती है उसको हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो 2 हैं इसके, सबस्ट्रेट है और न्यूक्लियोफाइल है, इस वजह से ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। लेकिन कई दफा ये होता है कि SN2 रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर भी आता है जिसको हम सीडो फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। सीडो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है कि मिसाल के तौर पर आपने SN2 रिएक्शन करवाया है एक कि जिसके अंदर आपका जो सॉल्वेंट था वो वाटर था, ठीक है, और सॉल्वेंट वाटर सॉल्वेंट भी था और साथ साथ वो न्यूक्लियोफाइल भी था, ठीक है। जब आपको पता है कि जब सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल हो तो ये हमने पढ़ी हुई है, उसको सॉल्वोलाइसिस बोलते हैं। अच्छा, अब क्या है कि रिएक्शन वहां पे 2 चीजें हैं, एक तो रिएक्टेंट है जो कि लिमिटेड है, ठीक है, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर आप चेंज करते हैं तो रिएक्शन का रेट चेंज होगा। दूसरा वहां पे है न्यूक्लियोफाइल जो कि सॉल्वेंट भी है। अब सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन सोल्यूट के मुकाबले में इंतहाई ज्यादा होती है, इतनी ज्यादा होती है कि ये रिएक्शन में हिस्सा लेना शुरू कर दे तो तब भी इसकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब फर्क नहीं पड़ेगा तो इट मींस कि इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, तकरीबन कांस्टेंट है। तो इसका मतलब रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता, रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है वेरिएबल पे, और जो चेंज हो रही है वो किसकी है, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन, ठीक है। और मतलब फिर ये वाला उसमें से जो ना वो निकल जाता है, सॉरी, रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा सिर्फ सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में, न्यूक्लियोफाइल उसमें से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल निकल गया तो रिएक्शन का ऑर्डर आ गया फर्स्ट, ठीक है, लेकिन हकीकत में ये फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, ये सीडो फर्स्ट ऑर्डर है। सीडो फर्स्ट ऑर्डर का मतलब फॉल्स फर्स्ट ऑर्डर। फॉल्स का मतलब ये है कि होना इसको सेकंड ऑर्डर ही चाहिए था, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर इस वजह से आ रहा है क्योंकि वहां पे जो सबस्ट्रेट है वो सॉरी न्यूक्लियोफाइल जो है वो सॉल्वेंट है और उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि उसकी कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड नहीं कर रहा, लेकिन एक्चुअली रिएक्शन का रेट उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा होता है, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये वाला पॉइंट समझ आया तो बताइए, अगर इसमें कोई मसला है तो पूछें। सर ये न्यूक्लियोफाइल, एक्सक्यूज मी सर,
जी 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 पूछे। सर ये जो न्यूक्लियोफाई है सर हम इसको क्यों सर हम इसको क्यों रिमूव कर रहे हैं ना सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में, ये सॉरी सीडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो उसको इसको उसमें हम रिमूव नहीं इसका किया, क्यों नहीं रेट ला निकाल रहे? देखिए रिमूव नहीं कर रहे। सर मसला इसका रेट ला नहीं ना वो बेसिकली होता ये है कि जब एक चीज बहुत ज्यादा मिकदार में हो ना, तो उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती वहां पे, ठीक है। और अगर उसकी जी कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी तो रिएक्शन के रेट पे भी उसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन के रेट पे उसने असर तब डालना है जब उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, नहीं चेंज हो होगी, ठीक है। अगर अब वहां पे पानी की चेंज कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं सर। हो रही और पानी न्यूक्लियोफाइल भी था, ठीक है, तो इसका मतलब है कि न्यूक्लियोफाइल का उस वक्त रिएक्शन पे कोई, उसके रेट पे कोई असर नहीं है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। तो रिएक्शन का रेट सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर नहीं रहा है किस पे, सर रिएक्टेंट पे, सबस्ट्रेट पे। जी सर अगर किसी चीज की कोई मतलब इम्पोर्टेंस ना रखती हो रिएक्शन के लिए उसके रेट ला पे, तो सर हम उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं? वो तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंस से मुराद यही है कि अगर वो रिएक्शन के रेट को अफेक्ट नहीं कर रहा तो वो आएगा ही नहीं, रेट इक्वेशन में निकल जाएगा वो। जी ठीक है सर, ओके सर समझ आ गया। अच्छा जी, तो ये था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर की होगी बात। उसके बाद हम आते हैं एविडेंस नंबर 2 पे, जो कि हमें मिलता है स्टीरियोकेमिस्ट्री से, ठीक है। अगेन एक बात कह रहा हूँ कि जब आप ये सारी चीजें पढ़ रहे हैं तो आपको साथ साथ जो है ना वो माइंड में होनी चाहिए। SN1 के लिए जो आपने सारी चीजें पढ़ी थी स्टीरियोकेमिस्ट्री में, उसमें क्या हुआ था, यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई एसिमेट्रिक, ज़ाहिर है स्टीरियो को हम स्टडी तब करते हैं जब कोई एसिमेट्रिक कार्बन होता है। एसिमेट्रिक कार्बन से मुराद है जिस कार्बन के साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हों, उसको हम एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं, या हम उसको कायरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। तो ये फर्ज करें हमारे पास एक एसिमेट्रिक कार्बन है, तो वो कहता है कि अगर लिविंग ग्रुप जो है वो एक एसिमेट्रिक कार्बन के साथ अटैच होगा, ठीक है, ये लिविंग ग्रुप, ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमेशा इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्टेड से मुराद यहाँ पे ये है ऑपोजिट, ठीक है, ऑपोजिट बनेगी जो प्रोडक्ट, मतलब ऑपोजिट से मुराद ये है कि अगर आपकी रिएक्टेंट एस है कॉन्फ़िगरेशन, तो जो प्रोडक्ट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन आर होगी, ठीक है। मतलब इसमें कॉन्फ़िगरेशन उलट हो जाती है। उसमें ये होता था कि हाफ में इन्वर्ट हो जाती है, चेंज हो जाती है, हाफ में वही रहती है SN1 में। यहाँ पे हाफ में नहीं, बल्कि सबके सब में जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसको हम, इस इन्वर्जन को हम कहते हैं वाल्डन इन्वर्जन, ठीक है। वाल्डन वो जो है ना वो बंदा था जिसने इसको सबसे पहले जो है ना वो डिस्कवर किया था इन 1894 या 1890 समथिंग था, ठीक है। तो 1890 में उसने ये डिस्कवर किया था कि जब SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है तो उसके नतीजे में जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आर अगर होगी तो वो एस में चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि अगर हाइड्रोक्साइड अटैक कर रहा है, उससे पहले देखें ये वाला जो कंपाउंड है ये आर है एक, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव का साइन क्या शो कर रहा है, ये कोई बता सकता है बच्चा? सर इलेक्ट्रॉन की ज्यादती है। नेगेटिव का साइन क्या बता रहा है, बताएं कोई। ये आर के आगे ब्रैकेट में नेगेटिव का साइन है, फिर 2 ब्रोमो ऑक्टेन लिखा हुआ है। हाँ जी सर लीवो या डेक्स्ट्रो रोटेट इस वजह से तो नहीं है? हाँ, ये लीवो डेक्स्ट्रोटेटिव का मतलब है कि ये राइट को रोटेट करेगा, ये लेफ्ट को रोटेट करेगा, ये उस चीज को शो कर रहा है नेगेटिव रोटेशन इसकी, ठीक है। तो ये नेगेटिव का साइन है लीवो के लिए, ये कॉन्फ़िगरेशन है आर, ठीक है। तो ये खैर हमारा इसके साथ कंसर्न नहीं है, डेक्स्ट्रोटेटिव या लीवो रोटेटिव के साथ हमारा नहीं है, हमारा कंसर्न कॉन्फ़िगरेशन के साथ है। कॉन्फ़िगरेशन अलग चीज है और डेक्स्ट्रोटेटिव अलग चीज है, ठीक है। तो कॉन्फ़िगरेशन आर है इसकी, ठीक है, वो अगर आप इसकी नंबरिंग करके आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। नंबर 1 ये आएगा, 2 जो ना वो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा, ये 4 आएगा, ठीक है। तो 1 से 2 की तरफ जब आप जाएंगे तो ये जो है वो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन जो ना वो क्लॉकवाइज है तो आर होगी, ठीक है। अब ये आपकी रिएक्टेंट है, ये बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है, ऑपोजिट साइड से, और जो आपके पास प्रोडक्ट बन रही है वो एस बन रही है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस है। आर एस नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग ही हम कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं। इसमें अगर आप प्रायोरिटी असाइन कर लें 1, ठीक है, 2 और 3 और 4, तो ये
एंटी क्लॉकवाइज है तो इस वजह से ये एस कन्फिग्रेशन होगी। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, कन्फिग्रेशन का उलट जाना, ठीक है, अपोजिट हो जाना। इसको हम वाल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। तो SN2 जो रिएक्शन होते हैं उनके अंदर जब भी कोई रिएक्टेंट SN2 मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो है ना वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी, तो उसका 100% मतलब यही है कि जो अगर आपकी रिएक्टेंट R थी, उसकी कन्फिग्रेशन R थी, तो प्रोडक्ट की उससे उलट होगी, S होगी। उसको आपको डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम वाल्डन इन्वर्जन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, इसके एक और एग्जांपल देख लें। ये आपके पास एक कंपाउंड है R2 ब्रोमोब्यूटेन है, ठीक है, वो ऑक्टेन था, ये ब्यूटेन है, ठीक है। तो ये S2 ब्यूटानोल बन जाएगा। तो ये वाल्डन इन्वर्जन हुई है इसमें, ठीक है। कन्फिग्रेशन जो पहले थी वो उससे उलट हो गई है। अच्छा, अब इससे रिलेटेड ना कुछ है प्रॉब्लम्स, ये आपने खुद से सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। ये आपको ना अभी PDF भी भेजता हूँ, उसमें भी आ जाएंगे ये, ठीक है। आपने ये जो आपको नजर आ रहे हैं 4 हैं छोटे छोटे, आपने इनका ना वो प्रोडक्ट ड्रॉ करनी है, कॉन्फ़िगरेशन बना के जो है ना वो फिर बताना है कि कौन सी थी रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में कौन सी थी, और इसकी डायग्राम बना के बकायदा आपने अभी, चाहे अगर अभी टाइम मिलता है या लेक्चर्स के बाद, कोशिश करें आज ही जो ना वो ग्रुप में भेज दें, ठीक है, मुझे मैसेज कर दें, जैसे भी पेज पे बना के उसकी तस्वीर भेज दें, ठीक है। तो उसके बाद ये तो हो गए हमारे पास 2 एविडेंस, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती, ठीक है। उसमें हमने 3 एविडेंस पढ़े थे। एक हमने काइनेटिक्स का पढ़ा था, मॉलिक्यूलरिटी ऑर्डर का, और एक हमने पढ़ा था जी के स्टीरियोकेमिस्ट्री में के उसमें इनएंशोमर बनता है, जो ना रेसमिक मिक्सर बनता है। इसमें जो ना वो रेसमिक मिक्सर नहीं बनती प्रोडक्ट, बल्कि एक प्योर जो ना वो इनएंशोमर होता है, 100% प्योरिटी होती है उसकी, ठीक है। तो ये स्टीरियो और रीअरेंजमेंट होती है SN1 में, SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होती। क्योंकि रीअरेंजमेंट क्यों नहीं होती होगी भला इसमें रीअरेंजमेंट, को बता सकता बच्चा? SN2 में रीअरेंजमेंट नहीं होती, क्यों नहीं होती? सर ये स्टेबल है। नहीं, स्टेबिलिटी का क्या ताल्लुक है उसके साथ? वो भी स्टेबल होता है। कोई और सर बताए सिंगल स्टेप में होता है। तो उससे क्या हो रहा है? सिंगल स्टेप में रीअरेंजमेंट भी तो हो सकती थी ना, जहाँ पे इतने काम हो रहे हैं। जल्दी से बताएं। रीअरेंजमेंट के लिए चाहिए कार्बोकेटाइन, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो रीअरेंजमेंट नहीं होगी। तो इस SN2 मैकेनिज्म में कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा, ठीक है। तो इस वजह से रीअरेंजमेंट नहीं हो रही। रीअरेंजमेंट का जो ताल्लुक है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के साथ है। जब आप स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि ये स्टेबल है, तो वो आप बताते हैं किस चीज की, उसमें कार्बोकेटाइन बनता है, और कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के लिए जो ना वो रीअरेंजमेंट होती है, ठीक है। वो भी तब जब पॉसिबल होगी, हर एक में नहीं होती SN1 में, ठीक है। जब उसके अंदर पॉसिबिलिटी हो स्टेबिलिटी की, तब होती है, ठीक है। तो बहरहाल ये इसके लिए इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होती। उसके बाद आ जाते हैं फैक्टर्स जो कि SN1 रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि उसमें आपने पढ़ा था। तो इसमें फैक्टर्स जो है ना वो थोड़े ज्यादा डिटेल में है, और इसके ज्यादा है फैक्टर्स, ठीक है। सबसे पहला तो स्टीरिक इफेक्ट आ जाता है। स्टीरिक इफेक्ट होता है स्पेस में स्पेस ऑक्युपाई करने के वाले से, कि कितना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, या जो ना वो कितने छोटे ग्रुप लगे हुए हैं किसी चीज के साथ, ठीक है। और स्टेरिक इफेक्ट की वजह से होती है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस होता है कि किसी रिएक्टिविटी का डिक्रीज होना ग्रुप्स की साइज ज्यादा होने की वजह से। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये कार्बन है, इधर से इस तरफ चारों तरफ ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। बल्कि ये डायग्राम आपको मैं दिखाता हूँ, ये वाली, ठीक है। तो ये देखें, यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट डायग्राम नजर आ रही हैं। यहाँ पे एक मिथाइल लगा हुआ है कार्बन के साथ, ये दरमियान में ब्लैक वाला कार्बन है, और ये ब्रोमाइड है लिविंग ग्रुप, ये यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप है, ठीक है। ये जो है ऊपर वाला ये मिथाइल ग्रुप है, ये जो है वो कार्बन है। मैं इसको कलर डिफरेंट करता हूँ, ये वाला, ये ब्लैक वाला जो है वो आपका कार्बन है जिसपे अटैक होना है। बाकी ये 2 हाइड्रोजन है वाइट वाले। तो इधर से न्यूक्लियोफाइल ने आना है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको जगह मिल रही है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने की, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि 2 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है। जगह तो है लेकिन पहले की निस्बत कम है। और अगर 3 मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, तो फिर तो बिल्कुल वो चारों तरफ से ऑक्युपाइड है। न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने के लिए जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है पीछे कि न्यूक्लियोफाइल ने बैक साइड से अटैक करना है। तो ये जो अटैक है यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है, डिफिकल्ट है यहाँ पे, ठीक है। और जो पहले वाला था वहां पे इजी है,
इस पे वेरी इजी है, ठीक है। तो इस वजह से रिएक्टिविटी का फर्क आ रहा है कि ये रिएक्शन बहुत तेज होगा, ये स्लो होगा और ये होगा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस, ठीक है। जो ग्रुप्स लगे हुए हैं, अब देखे ना, ये जो ग्रुप लगे हुए थे, इसने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया, इसने हिस्सा नहीं लिया, इसने रिएक्शन में कोई रोल नहीं है इसका, लेकिन इनकी जगह ऑक्युपाई करने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को आने की जगह नहीं मिल रही, उसको रास्ता नहीं मिल रहा, जिस वजह से वो क्या हो रहा है कि रिएक्शन या तो स्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस का ताल्लुक होता है कि जिस कार्बन के ऊपर अटैक होना है उसके साथ कितने ग्रुप लगे हुए हैं और उनका साइज क्या है, ये हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट में दो चीजें आ जाती हैं कि नंबर ऑफ ग्रुप्स अटैच टू इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। आपको बार बार एक बात बता रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से मुराद ये होता है वो कार्बन जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और इस पार्शियल पॉजिटिव की वजह से हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग। इसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल ने क्या करना है, अटैक करना है। अब इसके साथ जितने ज्यादा ग्रुप अटैच होंगे, जितना ज्यादा रश होगा, न्यूक्लियोफाइल को आने की जगह कम मिलेगी, अटैक करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस हवाले से आपको पता है कार्बन के हमारे पास टाइप्स होती हैं, प्राइमरी कार्बन होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शरी होता है, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होता है, तीन तरह के होते हैं, ठीक है। कोई बता सकता है प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन और टर्शरी कार्बन में क्या फर्क है? जी बच्चों। सर जो कार्बन के साथ लगा वो प्राइमरी कार्बन होगा। कार्बन के साथ लगा हो जी, जी। सेकेंडरी क्या होगा? जो कार्बन के साथ है, मतलब दूसरे कार्बन के साथ लगा हुआ है, मतलब उसके साथ नहीं लगा होगा। मतलब सर जिसमें दो ग्रुप, ये मुझे सर अगर फंक्शनल ग्रुप वाला जो कार्बन है वो अगर दो कार्बन के साथ अटैच होगा तो उसको सेकेंडरी बोलेंगे। जी शाबाश। और टर्शरी? अगर तीन के साथ अटैच होगा तो टर्शरी, और अगर एक के साथ ही होगा तो वो प्राइमरी। कितने के साथ? तीन के साथ के चार के साथ? तीन कार्बन के साथ, मतलब वो एक फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन होगा ना, वो हाँ, तीन के साथ ठीक है, अटैच होगा। शाबाश। तीन के तो साथ वो जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है जिसने लिविंग ग्रुप के साथ अटैच होना है, उसके साथ कितने ग्रुप अटैच हुए हैं? अगर ग्रुप से मुराद कार्बन, ठीक है। अगर उसके साथ तीन कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है तो वो टर्शरी है, अगर दो का बना हुआ है तो वो सेकेंडरी है, अगर एक का बना हुआ है तो प्राइमरी है, और एक होता है मिथाइल जिसके साथ कोई कार्बन नहीं लगा होता, ठीक है। तो इस हवाले से हमारे पास सबस्ट्रेट की टाइप्स होती हैं, ये बेसिक चीजें हैं। इनको जो ना वो इसी को समझना होता है, हमने पढ़ना होता है, और कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं होती। अच्छा, तो अब जाहिर सी बात है कि जब आपके पास चार तरह के जो ना वो ग्रुप्स हैं, एक मिथाइल है, मतलब मिथाइल के साथ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है, एक प्राइमरी है जिसमें जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसके साथ आगे भी एक जो ना वो कार्बन लगा हुआ है, ठीक है। और बॉन्ड तो चार ही बने होते हैं, बाकी हाइड्रोजन लगे होते हैं, बाकी दो हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या होगा कि इस कार्बन के साथ दो मिथाइल लगे हुए हैं, ठीक है, दो मिथाइल लगे हुए हैं, एक हाइड्रोजन है और बाकी लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। टर्शरी में क्या है कि तीन तरफ कार्बन है, चाहे कार्बन होगा या चाहे मिथाइल होगा, जो भी हो, कार्बन के साथ तीन कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है, चौथा लिविंग ग्रुप के साथ बना हुआ है, ठीक है। तो इनके अगर आप रेट्स का रिएक्टिविटी का कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है मिथाइल वाला, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान होता है। हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है पीरियोडिक टेबल में, ये आपको पता है साइज के एतबार से, इस वजह से यहाँ पे स्पेस काफी अवेलेबल होती है, यहाँ पे उसकी निस्बत कम है, ठीक है। सेकेंडरी में और कम होगी और टर्शरी में बिल्कुल भी नहीं होती, और इस वजह से ये जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है ये कभी भी SN2 मैकेनिज्म को फॉलो नहीं करता, ये हमेशा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, ये बड़ी पक्की बात है, ठीक है। ये ज़हन में रखनी है हमेशा कि कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि टर्शरी जो ना वो पार्टिसिपेट कर ले उसमें SN2 में, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आ गया जी हमारे पास एक और, ये आपको टेबल नजर आ रहा है, अगर हम इनके रेट्स का कंपेयर करें तो अगर ये रिलेटिव रेट होते हैं, एक्चुअल रेट नहीं है। रिलेटिव से मुराद ये है कि मिथाइल का और प्राइमरी का रेट का 30 गुना का फर्क है। अगर एक का रेट 1 होगा दूसरे का 30 होगा, अगर एक का 100 होगा तो दूसरे का जो है वो कितना होगा जी, 30 से जरा 3000 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से मतलब उनका इतना प्रोपोर्शनल है। और स्कैंडी का और कम हो जाता है रेट, 0.03। अच्छा, एक नियोपेंटाइल बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है। नियोपेंटाइल, चले इसको मैं आगे डिस्कस करता हूँ। खैर, नियोपेंटाइल का रेट भी बहुत कम है और टर्शरी का तकरीबन 0 है, का मतलब ये रिएक्शन देता ही नहीं है, SN2 मैकेनिज्म के थ्रू नहीं देता, अगर देगा तो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू देगा, ठीक है। तो ये हो गया।
तो पहली चीज जो मैटर करती है कि कार्बन के साथ कितने कार्बन अटैच हैं। वो कार्बन जिसके ऊपर अटैक होना है उसके साथ एक ग्रुप अटैच है, 2 अटैच है, 3। ग्रुप से मुराद है कार्बन या मिथाइल या जो भी है, ठीक है। तो दूसरी चीज ये मैटर करती है कि उन ग्रुप का साइज क्या है। हो सकता है ग्रुप पे एक ही अटैच हो लेकिन उसका साइज ही बहुत बड़ा हो। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने कार्बन है, ये कंपाउंड है एक, ठीक है, एक CH3 CH3 CH2 और यहाँ पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। मुझे ये बताएं ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी है, टर्शरी है? जी सर टर्शरी है। जी शाबाश। और कोई बताए? सर टर्शरी ही है। कोई और? इधर रिमशा थी, रिमशा आप बताएं। सर टर्शरी है। रिमशा भी आप मुझे बता के गई हैं अभी आप कि ये फंक्शन ग्रुप के साथ। जी 3 ही जुड़े हुए हैं ना सर? नहीं, इसके साथ कितने कार्बन जुड़े हैं? सर ये प्राइमरी है। ये प्राइमरी है, प्राइमरी है। ठीक है। ये प्राइमरी सबस्ट्रेट है एक, क्योंकि इसके साथ सिर्फ एक कार्बन जुड़ा हुआ, उस अगले के साथ फिर 3 जुड़े हुए, वो बीटा है, ठीक है। जी 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 सर। सही है ये। अच्छा, अब ये है तो प्राइमरी, और हमने कहा कि प्राइमरी का रेट बड़ा ज्यादा होता है, लेकिन ये वाला जो प्राइमरी है जिसको हम बोलते हैं नियोपेंटाइल, इसका जो स्पेशल नेम है ना, कॉमन नेम, वो नियोपेंटेन से नियोपेंटाइल होगा। सबस्ट्रेट का आगे जो भी क्लोराइड लगा हुआ, ब्रोमाइड लगा हुआ, वो भी होगा, ठीक है। इसका रेट कम क्यों है? हालांकि इसके साथ एक ही ग्रुप लगा हुआ है, ये सारा एक ही ग्रुप है ना, सारे वाला पीछे वाला, ठीक है। ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप लगा हुआ है इसके साथ, या इसको आप टर्शरी ब्यूटाइल कह लें, ठीक है। ये एक ही ग्रुप है लेकिन इस ग्रुप अकेले का ही साइज इतना बड़ा है कि इसकी रिएक्टिविटी जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसको आप देखते हैं, यहाँ पे नीचे एक डायग्राम आपको नजर आ रही है। तो इसका मतलब ये है कि एक तो इस चीज से इफेक्ट होता है कि कितने ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है। दूसरा ये है कि ग्रुप की साइज से भी फर्क पड़ता है। मसलन इसके ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन के साथ एक ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो मिथाइल है, ठीक है। इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो इथाइल है, ठीक है। और इसके साथ ये नियोपेंटाइल के साथ, इस कार्बन के साथ आपको पता है ये सारा जुड़ा हुआ है। तो इनके साइज डिफरेंट है। साइज डिफरेंट होने से रेट पे फर्क पड़ता है। तो जिसका साइज छोटा होता है उसका रेट क्या होता है, सबसे ज्यादा। मतलब वहां पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना आसान होता है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि ये न्यूक्लियोफाइल नीचे वालों में मिथाइल पे सबसे इजीली अटैक कर रहा है, उसके बाद फिर ये वाले पे, ठीक है, इथाइल वाले पे, फिर ये प्रोपाइल वाले पे, और उसके बाद नियोपेंटाइल टर्शरी पे भी तो बिल्कुल अटैक नहीं होता। तो ये जो ना वो इफेक्ट है सबस्ट्रेट का, उनकी जो ना वो रिएक्शन के रेट्स पे।